हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। हम लोग खनिज टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसी में अगला खनिज देखते हैं। अगला खनिज कौन सा है? अगला खनिज है फास्फोरस। कौन सा है? फास्फोरस। फास्फोरस को शॉर्ट फॉर्म में पी से व्यक्त करते हैं। फास्फोरस क्या है? तो फास्फोरस जो होता है यह हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस आवश्यक है। यानी हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो फास्फोरस आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति को 0.5 ग्राम से 0.9 ग्राम पर डे फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन, सूरजमुखी, गाजर, दूध, पनीर, बाजरा, जई, कलेजी, गुर्दा, ये सभी स्रोत फास्फोरस के स्रोत हैं। फास्फोरस जो है वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। वसा यानी फास्फोरस जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। और फास्फोरस जो है कैल्शियम से संबद्ध होकर हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। यानी फास्फोरस जो होता है यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। और रक्त में फास्फोरस की उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलन ठीक रहता है। यानी फास्फोरस जो है रक्त में फास्फोरस की उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलन बना रहता है। अगला खनिज है गंधक यानी सल्फर। कौन सा खनिज है? सल्फर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यस से व्यक्त करते हैं। सल्फर जो है प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कौन सा खनिज है जो प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सल्फर खनिज है प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्य मनुष्य के भोजन में सल्फर की मात्रा 3 मिलीग्राम निर्धारित है। यानी सामान्य मनुष्य के भोजन में सल्फर की कितनी मात्रा निर्धारित है? तो 3 मिलीग्राम मात्रा निर्धारित है। सल्फर जो है मानव शरीर में अमीनो अम्लों के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। और सल्फर जो है कोलेजन एवं केराटिन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी कोलेजन और केराटिन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सल्फर आवश्यक है। अगला खनिज है मैग्नीशियम। कौन सा खनिज है? मैग्नीशियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में Mg से व्यक्त करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के दैनिक आहार में 3.5 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। यानी एक सामान्य व्यक्ति के दैनिक आहार में कितने मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है? तो 3.5 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। यह मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस का संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है। यानी मैग्नीशियम जो होता है मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस का संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होता है। और मैग्नीशियम जो होता है यह एक्टिवेट एंजाइम, यानी जो एंजाइम होते हैं उसको सक्रिय करने का काम किसका है? तो उसको सक्रिय करने का काम मैग्नीशियम का है। यानी मैग्नीशियम जो है एंजाइम को सक्रिय करता है, यानी एक्टिवेट करता है। मैग्नीशियम जो है ग्लाइकोलाइसिस तथा वसा उपापचय में सहायक का कार्य करता है। यानी ग्लाइकोलिसिस और वसा उपापचय में मैग्नीशियम जो है सहायक का कार्य करता है। और मैग्नीशियम की कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की प्रभावित होती है। यानी मैग्नीशियम की कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की प्रभावित होती है। और मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन तथा कंपन होने लगता है। यानी मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? तो मांसपेशियों में ऐंठन तथा कंपन होने लगता है। अगला खनिज है जिंक। कौन सा खनिज है? जिंक। जिंक जो है हमें कैसे प्राप्त होता है? तो प्रोटीन डाइट से और एग से हमें मिलता है। सलाइवा, स्वीट और टीयर्स में भी जिंक की मात्रा पाई जाती है। जिंक जो है इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। जिंक किसके निर्माण में सहायक होता है? तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसके निर्माण में जिंक सहायक होता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का भी काम करता है। यानी जिंक जो है डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का काम करता है और इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। यानी जिंक जो है इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का काम करता है और इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। आइए अब हम लोग
रेशा यानी फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? रेशा या फाइबर्स। फाइबर्स जो है प्राकृतिक रूप कौन सा होता है? तो यह बायोपॉलीमर और पॉलीसैकेराइड फॉर्म में पाया जाता है। रेशा जो है दो प्रकार का होता है, एक पानी में घुलनशील और दूसरा है पानी में अघुलनशील। और पानी में घुलनशील रेशे कौन कौन से हैं? तो पेक्टिन हो गया, गम हो गया और म्यूसिलेज। और पानी में अघुलनशील तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। यानी रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक है पानी में घुलनशील और दूसरा है पानी में अघुलनशील। पानी में घुलनशील रेशे हैं पेक्टिन हो गया, गम हो गया और म्यूसिलेज हो गया। पानी में अघुलनशील रेशे हैं सेलुलेज और हेमीसेलुलोज। यानी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज रेशा जो है यह पानी में अघुलनशील होता है और पेक्टिन, गम और म्यूसिलेज रेशा जो होता है यह पानी में घुलनशील होता है। रेशों में पानी के अवशोषण की क्षमता अत्यधिक होती है। यानी जो रेशे होते हैं उसमें पानी के अवशोषण की क्षमता अत्यधिक होती है। यानी वाटर एब्जॉर्प्शन की क्षमता अत्यधिक होती है। और रेशेदार भोजन खाने से मल त्याग आसानी से होता है, जिससे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। यानी रेशेदार भोजन खाने से मल त्याग आसानी से होता है और जो कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है वह नहीं होती है। और भोजन में रेशों की उपस्थिति कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। यानी जब भोजन में रेशों की उपस्थिति जो होती है वह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। रेशों की अधिकता वाला भोजन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जिससे डायबिटीज़ की समस्या कम होती है। यानी रेशों की अधिकता वाला भोजन जो है वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जिससे डायबिटीज़ की समस्या कम होती है। और रेशेदार भोजन गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन की संभावना को भी कम करता है। यानी रेशेदार भोजन जो होता है गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन की संभावना को भी कम करता है। आइए उसके बाद हम लोग जल यानी वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर जो है मानव शरीर में 57 से 65% तक पाया जाता है। यानी हमारे शरीर में जल कितना पाया जाता है? तो 57 से 65% तक पाया जाता है। कितना? 57 से 65% तक हमारे शरीर में जल पाया जाता है। जल प्रकृति का सबसे उत्तम घोलक यानी सॉल्वेंट है। जल जो क्या है? जल जो है प्रकृति का सबसे उत्तम घोलक यानी सॉल्वेंट है। कोशाद्रव, ऊतक द्रव, रुधिर प्लाज्मा, लसिका, मूत्र एवं पसीना आदि के आधारभूत तरल जल ही है। यानी कोशाद्रव, ऊतक द्रव, रुधिर प्लाज्मा और लसिका, मूत्र एवं पसीना का आधारभूत तरल जो है वह आधारभूत तरल जल ही है। जल जो है स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का काम करता है। जल क्या काम करता है? तो जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का काम करता है और यह पोषक पदार्थों का जल अपघटन करता है। यानी जल जो है पोषक पदार्थों का अपघटन करता है। और जल जो है मानव शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करता है। यानी मानव शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो जल ही मानव शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करता है। और जल का पीएच कितना होता है? तो जल का पीएच लगभग 7 होता है। जल आयन की दृष्टि से उदासीन होते हैं। यानी आयन की दृष्टि से जल कैसा होता है? तो आयन की दृष्टि से जल उदासीन होता है। और यह कोशिकाओं में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। यानी जो वाटर होता है यह कोशिकाओं में अम्ल क्षार यानी एसिड बेस के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। जल मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। यानी जल जो होता है यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। यानी जल से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। और इसका अधिकतम घनत्व यानी जल का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। यानी जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। उसके बाद संतुलित भोजन। संतुलित भोजन यानी हमारा भोजन इस प्रकार होना चाहिए कि जिसमें हमें भोजन के सभी तत्व मिले। एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यानी एक सामान्य कार्य करने वाले
औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा होनी चाहिए। यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। बाल्यावस्था में जब वृद्धि तेज होती है तो अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। पुरुष एवं बालकों को महिलाओं एवं बालिकाओं से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यानी बाल्यावस्था में जब वृद्धि तेज होती है तो हमें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं यानी जैव उत्प्रेरक यानी बायोकैटालिस्ट होते हैं या पाचन सहित सभी जैव रासायनिक अपक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। यानी पाचक एंजाइम जो होते हैं या पाचन सहित सभी जैव रासायनिक अपक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और एंजाइम के अभाव में पाचन असंभव है। यानी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होगा तो पाचन असंभव है। और डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं कोलाइडी स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम कोलाइडी स्वभाव के होते हैं। एंजाइमों के द्वारा ही खाद्य पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। यानी एंजाइम के माध्यम से ही जो खाद्य पदार्थ के बड़े बड़े अणु होते हैं उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। सामान्यतः या जीवों में 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक अधिक सक्रिय होते हैं। यानी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है जीवों में 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक अधिक सक्रिय होता है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नष्ट हो जाता है। यानी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नष्ट हो जाता है। सामान्यतः एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और अन्य पदार्थों द्वारा ये सक्रिय किए जाते हैं। यानी सामान्यतः एंजाइम किस अवस्था में होते हैं? तो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं जिन्हें अन्य पदार्थों द्वारा सक्रिय किया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा किस विटामिन को दी जाती है? तो B17 विटामिन को। यानी एंटर कैंसर विटामिन की संज्ञा किसे दी गई है? तो B17 विटामिन को दी गई है। कौन सा खनिज तत्व अधिकतर एंजाइम का सह-घटक होता है? तो जिंक। यानी जिंक खनिज जो है अधिकतर एंजाइम का सह-घटक होता है। एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा किसे दी गई है? तो B7 विटामिन को। दोबारा यही स्लाइड आ गई है। यानी सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन D3 की कमी से। यानी सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो D3 विटामिन की कमी से होता है। सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है? तो थायमीन एवं बायोटीन का। यानी सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक है? तो थायमीन एवं बायोटीन विटामिन का आवश्यक घटक सल्फर है। एपिडेमिक ड्राप्सी रोग किस कारण होता है? यानी जो एपिडेमिक ड्राप्सी रोग है यह किस कारण होता है? तो सरसों के तेल में आर्जीमोन के मिश्रण से। यानी एपिडेमिक ड्राप्सी रोग किस कारण से होता है? तो सरसों के तेल में आर्जीमोन के मिश्रण से होता है। किडनी में पथरी बनाने से रोकता है? तो मैग्नीशियम। यानी किडनी में पथरी बनाने से कौन रोकता है? तो मैग्नीशियम खनिज जो होता है यह किडनी में पथरी बनाने से रोकता है। कोशिकीय श्वसन प्रक्रियाओं के उत्प्रेरक एंजाइमों में इलेक्ट्रॉन वाहक खनिज है लोहा एवं तांबा। यानी कोशिकीय श्वसन प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक एंजाइम लोहा एवं तांबा जो है इलेक्ट्रॉन वाहक खनिज है। किस अनाज में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है? तो गेहूं में। यानी गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तंत्रिकीय आवेगों के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खनिज तत्व तो सोडियम, पोटेशियम एवं क्लोराइड आयन है। यानी तंत्रिकीय आवेगों के प्रसारण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खनिज तत्व कौन कौन से हैं? तो सोडियम है, पोटेशियम है और क्लोराइड आयन है। तंत्रिकाओं एवं पेशियों की उत्तेजनशीलता को कम करने वाले खनिज, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम है। यानी तंत्रिकाओं एवं पेशियों की उत्तेजनशीलता को कम करने वाले खनिज कौन से हैं? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम है। खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम किसमें पाया जाता है? तो पनीर, सोयाबीन और नारियल। यानी जो खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पनीर में, फिर सोयाबीन, फिर नारियल में पाया जाता है। खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में फास्फोरस, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में फास्फोरस किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन, फिर उसके बाद सूरजमुखी, फिर गाजर। यानी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है, उसके बाद सूरजमुखी, फिर गाजर है। खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में आयरन किस में पाया जाता है? तो आयरन सर्वाधिक मात्रा में यकृत या मेथी में पाया जाता है, फिर पुदीना, फिर पालक में। यानी आयरन जो है यकृत या मेथी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद पुदीना, फिर पालक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।